आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस प्लेटफॉर्म ज्ञान सुधार सक्सेस साथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम करते हैं जैम केमिस्ट्री के एमसीक्यूज जो कि स्टीरियो केमिस्ट्री से संबंधित हैं। आइए दोहरा लेते हैं कुछ वो जानकारियाँ जो पहले से ही हम जानते हैं कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो है वो EZ आइसोमेरिज्म हो सकता है और RS आइसोमेरिज्म भी हो सकता है। EZ आइसोमेरिज्म जो आता है वह डबल बॉन्ड या रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से EZ आइसोमेरिज्म होता है और RS जो है आइसोमेरिज्म वो कायरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन के वजह से आता है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए आइए करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए, जो ऑनलाइन मेरे पास पेपर अवेलेबल था उसका प्रिंट कुछ बहुत ही हल्का था, इसलिए प्लीज़ इसको कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए साथ में। So let us do the first question. The maximum number of stereoisomers possible for 4-phenyl 3-butene 3-ene 2-ol. That is 4-phenyl but 3-ene 2-ol is. तो कितने आइसोमर्स हो सकते हैं 4-phenyl but 3-ene 2-ol के? हमें मालूम है उसका स्ट्रक्चर है ये। देखिए, दिस इज़ फर्स्ट कार्बन और ये सेकेंड कार्बन पे ऑल है, OH ग्रुप ये रहा। और तीसरे कार्बन पर दिस इज़ द थर्ड कार्बन, तीसरे कार्बन पे है डबल बॉन्ड। और चौथे कार्बन जो कि ये चौथा कार्बन है उस पे है फिनाइल ग्रुप। तो इसमें एक डबल बॉन्ड है और इसमें एक कायरल कार्बन है। ये दोनों चीज़ें हैं। ये है इसका स्ट्रक्चर जो कि आप बड़ा सा देख सकते हैं। दिस इज़ कार्बन नंबर 2, दिस इज़ कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। तो ये कार्बन है और कार्बन नंबर जो 2 है वो कायरल कार्बन है। तो इसकी वजह से इसमें ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म या RS आइसोमेरिज्म पैदा होगा, उत्पन्न होगा। और ये रहा डबल बॉन्ड जिसकी वजह से जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म या EZ आइसोमेरिज्म बनेगा। तो क्योंकि डबल बॉन्ड है इसलिए EZ या सिस ट्रांस, ये देखिए दोनों एक जैसे प्रायोरिटी के ग्रुप एक तरफ, तो Z आइसोमेरिज्म एक ही जैसे ग्रुप जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में डबल बॉन्ड के, तो एंटीजिजन या E आइसोमेरिज्म। तो ये तो दो आइसोमर हुए। और उसी तरह से ये क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन है तो उसका ये देखिए HOH, लेकिन CH3 इधर, तो CH3 इस साइड में, यहाँ राइट हैंड साइड में है तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में है। और यहाँ पर कायरल कार्बन के लेफ्ट में ये ग्रुप है तो यहाँ पर राइट में ये ग्रुप है। उसका मतलब ये RS पेयर है। कुल कितने हुए? 1 2 3 एंड 4। तो 4 आइसोमर्स इसके स्टीरियो आइसोमर्स बन सकते हैं। सो द ऑप्शन डी जिसने कहा है कि 4 हैं आइसोमर्स, वो आंसर करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट जानकारी जो हमें होनी चाहिए ताकि इसके जो अगला क्वेश्चन आ रहा है उसको हम सॉल्व कर सकें। इफ़ द OH ऑन द बॉटम कायरल सेंटर पॉइंट्स टू द राइट, इट इज़ रेफर्ड टू एज D। ये सबसे नीचे वाला कायरल कार्बन है इन तीनों आइसोमर्स में। आप देख सकते हैं ये अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें देखिए D ग्लिसरॉल्डिहाइड है और इसका सबसे नीचे जब हम फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखते हैं, देखिए फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट का, सबसे नीचे वाला कार्बन ये है, यहाँ इस सबसे नीचे ये है और यहाँ सबसे नीचे ये है। अब इनमें अगर OH इज़ ऑन द राइट, अगर OH जो ग्रुप है सबसे नीचे वाले कार्बन में OH राइट में है तो उसको D आइसोमर कहा जाता है। इफ़ द OH ऑन द बॉटम कायरल सेंटर पॉइंट्स टू द लेफ्ट, इट इज़ रेफर्ड टू एज L। तो अगर वो लेफ्ट हैंड साइड में है सबसे नीचे वाले कायरल कार्बन में, जो कि फिशर प्रोजेक्शन फार्मूले की बात हो रही है, उसमें अगर सबसे नीचे वाले में अगर OH लेफ्ट में है तो उसे कहते हैं L आइसोमर, और अगर वह सबसे नीचे वाले कार्बन में राइट में है तो उसे कहते हैं D। और ये जो नॉमेनक्लेचर है वो D ग्लिसरॉल्डिहाइड और L ग्लिसरॉल्डिहाइड से ली गई है। तो इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। इसका प्रिंट भी काफ़ी हल्का था ऑनलाइन, सो प्लीज़ बियर विद मी। ये है द स्ट्रक्चर ऑफ D गैलेक्टोज इज। ये D गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर
दिया हुआ है। और यहाँ पर देखिए CHO सबसे ऊपर लिखा हुआ है, ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है। CH2OH सबसे नीचे है। डी गैलेक्टोज बोला हुआ है, तो इसका मतलब हमें सबसे जो नीचे वाला जो कायरल कार्बन है उसके ऊपर ध्यान देना है। और हम देख रहे हैं कि OH उसमें राइट साइड में है, इसलिए ये D है। अब इन्होंने पूछा है विच वन ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इज एल गैलेक्टोज। अपने को गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ याद नहीं करना था, डी उन्होंने दे रखा है। और हमको एल का पता है कि अगर एल सबसे नीचे वाले में, यानी सबसे नीचे वाले में एल कहाँ होना चाहिए, ओ एच लेफ्ट में हो, क्योंकि यहाँ ओ एच राइट में है तो वो डी है। तो सबसे नीचे वाले में ओ एच लेफ्ट में होगा तो वो एल होगा। इन सभी आंसर्स को अगर आप देखें जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये देखिए डी है, दिस इज़ डी, दिस इज़ डी, ओनली दिस इज़ एल। तो बहुत सिंपल सा आंसर था कि ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ द मोस्ट एज वेल एज द लीस्ट स्टेबल chair conformation of trans 1 tertiary butyl 4 methyl cyclohexane। तो tertiary butyl 4 methyl cyclohexane, तो ये tertiary butyl है, आपको मालूम है 1 2 3 एंड 4 कार्बन है। दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, और 1 2 3 4 इस तरह से 5 एंड 6 इसकी नंबरिंग हुई। और इन्होंने पूछा सबसे ज़्यादा स्टेबल और सबसे कम स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मेशन इस कंपाउंड की कौन सी होगी। तो ये देखिए, ये चेयर कॉन्फॉर्मेशन है, सबसे ज़्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें जो दोनों ग्रुप्स, दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स, जो यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप है और एक टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप है, वो दोनों के दोनों अगर इक्वेटोरियल पोजीशन पे हों तो फिर वो मोस्ट स्टेबल होगा। लेकिन साथ ही साथ वो ट्रांस होने चाहिए। तो 1 और 4 पे अगर इक्वेटोरियल पे ग्रुप हैं तो दोनों इक्वेटोरियल ग्रुप जो हैं वो एक दूसरे के ट्रांस में है। ये ग्रुप ऊपर की तरफ झुका हुआ है और ये ग्रुप नीचे की तरफ पॉइंटेड है, तो इसलिए ये ट्रांस भी हैं, इक्वेटोरियल भी हैं और सबसे स्टेबल भी हैं, क्योंकि इसका इस पूरे चेयर के साथ स्टेरिक हिंडरेंस, स्टेरिक रिपल्शन यानी त्रिविम बाधा कम है। इलेक्ट्रॉन ग्रुप जो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ग्रुप के अंदर और चेयर के इलेक्ट्रॉन्स के अंदर के बीच में रिपल्शन भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्टेरिक हिंडरेंस दोनों कम है इनके इक्वेटोरियल पोजीशन की वजह से। जब रिंग को फ्लिप कर दिया जाता है तो ये जो ऊपर वाला हिस्सा है वो नीचे हो गया, नीचे वाला हिस्सा ऊपर हो गया, और साथ ही रिंग के फ्लिपिंग होने के साथ जो इक्वेटोरियल होता है वो एक्सियल में बदल जाता है। इस तरह से जब बैकवर्ड इस तरह यहाँ से हम यहाँ की तरफ अगर हम फ्लिपिंग करेंगे तो एक्सियल इक्वेटोरियल में चेंज हो जाएगा। इसी तरह से ये जो इक्वेटोरियल है एक्सियल में चेंज हो जाएगा। इन्होंने दोनों कॉन्फॉर्मेशन लिखने के लिए बोले थे, तो इसमें रिंग फ्लिपिंग आप आंसर में लिखें चाहे ना लिखें, लेकिन अगर आप अनस्टेबल या लीस्ट स्टेबल लिखना चाहेंगे तो ये एक्सियल होंगे 1 और 4 पोजीशन पर। और ये देखिए, ये सीधे सीधे है, एक्सेस जो साइक्लोहेक्सेन का है उसके पैरेलल ये दोनों ग्रुप्स हैं। सो दीज आर एक्सियल सब्स्टिट्यूएंट्स। तो इसमें रिपल्शन का सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि ये रिंग के वलय के सबसे पास होंगे। मोर स्टेरिक हिंडरेंस एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, तो इसकी स्टेबिलिटी होगी कम। तो ये है लीस्ट स्टेबल और ये है मोस्ट स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मेशन। ये था आंसर। इससे पहले कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करें, आइए हम एक मॉलिक्यूल का रोटेशन देख लें और रोटेशन के साथ देख लेते हैं कि उसकी एनर्जी में किस तरह से चेंज आता है। इसके लिए हमने जो मॉलिक्यूल लिया है वो 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, जिसके दोनों कार्बन में OH है, इथिलीन ग्लाइकॉल लिया है, और ये CH2OH मॉलिक्यूल है। इसको हमने न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से लिखा हुआ है। ये पहला का कार्बन हमारी तरफ जो है
और वो कार्बन को हमने यहाँ डॉट के द्वारा दिखाया है। और ये पीछे जो बड़े गोले से दिखाया है ये C2 है जो हमसे दूर है। और हम देख सकते हैं कि C1 C2 के बीच में C1 और C2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। क्योंकि हमने C1 और C2 के सीध से यहाँ से एकदम देखा है उनको, तो उनके बीच का सिंगल बॉन्ड दिख नहीं रहा है। दिस इज़ कॉल्ड एज न्यूमैन प्रोजेक्शन फार्मूला। इसको किस तरह से रोटेट करेंगे, एक बार कल्पना में इमेजिन कि आपने पहले जो कार्बन जो बिंदु से दिखाया गया है, सेकंड कार्बन जो बड़े सर्कल से दिखाया गया है, ये सेकंड कार्बन है। तो आपने इसको डॉट वाले सामने वाले कार्बन को मान लीजिए पकड़ लिया अपने हाथ से, बाएं हाथ से पकड़ लिया, और दाहिने हाथ से जो पीछे वाला कार्बन है जो कि बड़े सर्कल से दिखाया गया है उसको क्लॉकवाइज रोटेशन करना शुरू किया। तो आपको 1 2 3 4 5 6 इस तरह के अलग अलग कॉन्फॉर्मेशंस मिलेंगे। किस प्रकार से वो हम देख लेते हैं। देखिए, इसको मान लीजिए 0 डिग्री है जब यहाँ पर OH और OH एक सीध पे, मतलब एक जैसे समूह एक सीध पे हैं, सारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक सीध पे हैं। आपने इस कार्बन को जो कि C1 कार्बन है जिस पे जो बिंदु से दिखाया गया है डॉट के द्वारा इसको रिप्रेजेंट किया है, उसको हाथ से पकड़ लें और पीछे वाले जो कार्बन है उसको रोटेट करें, 60 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करें। तो आप देखेंगे पीछे वाला OH यहाँ घूम कर आ गया है। सामने वाले OH में हमने कोई चेंज HOH में चेंज नहीं किया, उसको फिक्स करके रखा है। तो उसकी पोजीशन एज सच यहाँ पर आप देख सकते हैं, OH जहाँ पर है, H जहाँ पर है, सारे अपनी जगह पे है। सेकेंड वाला जो है वो मुड़ गया है, यहाँ पर मुड़ के इसके 60 डिग्री पे ये OH का पोजीशन आया है। ये हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ पर आया है, ये वाला हाइड्रोजन घूमकर इस जगह पे आ गया है। सो नाउ लेट अस सी, जब दोनों एक ही सीध में थे तो OH उनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आपस में इनमें रिपल्शन था, प्रतिकर्षण था, इसलिए इनके बीच में। और ये हाइड्रोजन एक ही सीध में है। कुल मिलाकर इसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन और स्टेरिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी ज़्यादा है। और जैसे ही वहाँ से इन दोनों के बीच में दूरी हो गई है और ये गॉशे कॉन्फॉर्मेशन है, ये इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, और आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, रिपल्शन घट गया, स्टेरिक रिपल्शन जो है प्रतिबिंब बाधा घट गई, तो एनर्जी कम हो गई, थोड़ी स्टेबिलिटी आई 60 डिग्री पर। और दिस इज़ कॉल्ड एज गॉशे, दिस इज़ कॉल्ड एज इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन। और हमें मालूम है इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन अनस्टेबल होता है। अब देखते हैं कि फिर दोबारा हमने सामने वाले कार्बन को पकड़ के रखा और इसके OH में कोई चेंज नहीं किया पोजीशन में और हाइड्रोजन में, और पीछे वाले जो 60 डिग्री घुमा चुके थे उसके और घुमाया 60 डिग्री क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं जो ये OH है इस H की सीध में इस तरह से आ जाएगा। उसी तरह से ये वाला जो हाइड्रोजन है घूम कर इस हाइड्रोजन की सीध में यहाँ आ जाएगा। सिमिलरली ये हाइड्रोजन घूम कर इस OH की सीध में इधर आ जाएगा। आप देख सकते हैं फिर ये जो इक्लिप्स्ड कॉन्फॉर्मेशन है, लेकिन ये इसमें OH और OH एक दूसरे के सीध में नहीं है, इसीलिए ये फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है। ये जो पहला हमारा फॉर्मूला था दैट वाज फुल्ली इक्लिप्स। ये जो है फुल्ली इक्लिप्स्ड नहीं है, इसको केवल इक्लिप्स्ड कहा जाता है क्योंकि ग्रुप्स एक दूसरे के सीध में है, इसलिए इसमें रिपल्शन होगी क्योंकि एक सीध में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगी, और क्योंकि एक ग्रुप दूसरे को ओवर शेडो कर रहे हैं, एक दूसरे के बहुत करीब हैं, इसलिए स्टेरिक और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से इसकी एनर्जी बढ़ गई। फिर दोबारा हमने इसको सामने वाले को सीधा रखा और अपनी जगह पे रखा, जैसा भी है फिक्स रखा एक हाथ से, और दूसरे हाथ से हमने इस पीछे वाले कार्बन को दोबारा घुमाया 60 डिग्री। तो ये OH जो है घूम कर 60 डिग्री इस पोजीशन पे आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आ गया है। उसी तरह से ये जो पिछला हाइड्रोजन है वो इन दोनों के बीच में घूम कर चला जाएगा जो कि यहाँ आ गया है, और ये जो हाइड्रोजन था वो भी 60 डिग्री घूम के यहाँ आ जाएगा जो कि यहाँ आ गया। इस तरह से इसमें रोटेशन करके हम देख सकते हैं कि जो पहला OH है वो अपनी जगह पे फिक्स्ड है, फर्स्ट कार्बन इज फिक्स्ड, सेकेंड वाले को हमने पीछे वाले को रोटेट किया तो दूसरा कॉन्फॉर्मेशन हमको मिला। यहाँ अगर आप देखें तो दोनों OH एक दूसरे के एकदम 180 ऑपोजिट हैं, तो इसको कहते हैं फुल्ली स्टैगर्ड
STAGGERED फुल्ली स्टैगर्ड कहते हैं, और इसको एंटी भी कहते हैं, क्योंकि दोनों OH जो हैं एक दूसरे के 180 डिग्री ऑपोजिट हैं। रिपल्शन सबसे कम है इसमें, स्टेरिक रिपल्शन, और इलेक्ट्रॉन रिपल्शन सबसे मोस्ट स्टेबल और लीस्ट एनर्जी वाला कॉन्फॉर्मेशन है। तो आप देख सकते हैं एनर्जी इसकी सबसे कम हो गई। इसी तरह से दोबारा रोटेशन किया और ये घूमकर SH के पास यहाँ पर आ गया। फिर आप देख सकते हैं कि आप एक इक्लिप्स कॉन्फॉर्मेशन में पहुँचे हैं, उसकी एनर्जी बड़ी है, और ये इनकी स्थिति एक जैसी, क्योंकि OH H की सीध में है, और यहाँ पर देखिए ये भी OH H की सीध में, OH H की सीध में, दो की हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। तो ये दोनों जो हैं वो सेम टू सेम कॉन्फॉर्मेशंस हैं, और इस वजह से इनकी जो एनर्जी की मात्रा है या हाइट है पीक की एनर्जी की, वो एक जैसे है। फिर दोबारा इसका रोटेशन किया तो ये कॉन्फॉर्मेशन मिला, और आप देख सकते हैं कि ये और ये कॉन्फॉर्मेशन दोनों एक जैसे हैं। OH यहाँ देखिए, OH और OH यहाँ पर है, ये स्टैगर्ड है लेकिन फुल्ली स्टैगर्ड नहीं है, गौशे कहते हैं इसको, और इनके बीच में रिपल्शन उतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी क्योंकि ये टोटली एंटी नहीं है इसीलिए उतने स्टेबल नहीं होते। ये दोनों सेम हैं, इसलिए इनकी जो एनर्जी की स्टेबिलिटी या कंटेंट, एनर्जी कंटेंट सेम है। और फिर दोबारा इसको घुमाया 60 डिग्री, इसको पकड़ के हमने ऐसे पीछे वाले को घुमाया, तो ये OH इस OH के सीध में आ जाता है, और फुल्ली इक्लिप्स्ड हमको कॉन्फॉर्मेशन दोबारा मिलता है आफ्टर 360 डिग्री रोटेशन। तो हम देख सकते हैं कि इस तरह का एक ग्राफ बना है, जहाँ की जो निकटवर्ती कार्बन है C1 एंड C2, उसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। इन OH ग्रुप के अलावा अगर कोई और भी ग्रुप होता, मान लीजिए मिथाइल, यानी एक जैसे समूह कोई होते इनमें अलग अलग जुड़े हुए, तो भी इस प्रकार का ही एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम आपको दिखता। तो ये है जो हमने कॉन्फॉर्मेशंस की एनर्जी के बारे में पढ़ा है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है। द एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम दैट करस्पॉन्ड्स टू 1,2-डाइहाइड्रॉक्सी इथेन फॉर रोटेशन अराउंड CC बॉन्ड। तो इन्होंने कहा है 1,2-डाइहाइड्रॉक्सी इथेन, जिसका हमने एडजस्ट अभी किया है इससे पहले वाले स्लाइड में, और उन्होंने पूछा है CC बॉन्ड के चारों ओर अगर रोटेशन किया जाए तो इन सब में से कौन सा एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम उस रोटेशन को सही दिखाएगा। ये तो तब होता है जब जो सिर्फ दो प्रकार के कॉन्फॉर्मेशंस हों, एक स्टैगर्ड और इक्लिप्स्ड, और वो सारे एक जैसे, स्टैगर्ड एक जैसे, कोई गौशे वगैरह ना हो। तो हमारा ये सिचुएशन नहीं था, हमारे ये वाला सिचुएशन था। इवन दिस इज़ नॉट राइट, हमने अभी देखा है, इसको किया है। सो इस तरह से C1 C2 पे अगर एक ही तरह के दो ग्रुप्स लगे हुए हों तो इस प्रकार का हमको एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम मिलता है। सो लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्होंने पूछा है द स्ट्रक्चर ऑफ 2s3r 2-amino 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक एसिड इस। तो इन्होंने 2 पे S और 3 पे R दिया हुआ है, और बोला है 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक एसिड। इन्होंने बोला है 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक 2-amino 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक एसिड। सो 2 एमिनो सभी पे ही है, और देन है 3-हाइड्रॉक्सी ब्यूटेनाइक एसिड, तो 3 पे हाइड्रॉक्सी सबके ही है, तो उस स्ट्रक्चर को ढूंढने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो हमको ढूंढना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या है। 2s and 3r, तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1, दिस इज़ कार्बन नंबर 4, तो बीच में ये है 2 और ये है 3। तो ये बात सभी के लिए लागू है। तो हम सबसे पहले जो कंपाउंड नंबर A है उसका जो दूसरा कार्बन है उसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। उसको हमने लिखा, देखिए COOH ये रहा, ये H यहाँ पर है, ये NH2 इस साइड में है, और नीचे जो पूरा इतना सारा समूह है उसको हमने CHOH CH3 इस पूरे को यहाँ पर लिख लिया। सबसे पहले काम हमने ये किया।
और इनको नंबरिंग दी, हमें मालूम है जो हाइड्रोजन है उसको सबसे लीस्ट प्रायोरिटी मिलती है, नंबर 4 उसको मिला है। नाइट्रोजन से बॉन्डेड है कार्बन, तो नाइट्रोजन वाले समूह को मिला है नंबर 1, और उसके बाद C डबल बॉन्ड OH को की प्रायोरिटी होगी नंबर 2, और ये सिर्फ CHOH है जाकर, क्योंकि यहाँ C डबल बॉन्ड O है तो इसको प्रायोरिटी ज़्यादा मिलती है, तो इसकी प्रायोरिटी नंबर 2 है और इसकी प्रायोरिटी नंबर 3 है। अब हमने देखा कि ये क्या है, ये है 1, यहाँ 2, यहाँ 4, यहाँ 3। लेकिन जब हम RS नॉमेनक्लेचर, RS कॉन्फ़िगरेशन को पता करते हैं उस वक्त 4 को सबसे नीचे होना चाहिए। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर ये स्थिति है तो हम इस तरह से ऊपर वाले ग्रुप को एक हाथ से मान लीजिए आपने पकड़ लिया और नीचे वाले तीनों समूह को आपने कार्बन के गोल घुमा दिया, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर हमने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया है कुछ इस तरह से कि ये जो चौथा नंबर वाला ग्रुप है जो वो नीचे आ जाए, 4 जो है वो नीचे आ जाए। ऊपर वाले को हमने फिक्स रखा है, बाकी को हमने रोटेट कर दिया है। ये जो तरीका या ट्रिक है इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने देखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो 4 जो यहाँ था वो नीचे आ गया, ये रहा, और जो 3 है घूम के ऊपर चला गया, ये रहा, और इसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूमते हुए 1 जो है वो इधर आ गया है। तो इस तरह से जब हमने ये इस कार्बन के दूसरे का इस मॉलिक्यूल के दूसरे ए का दूसरा जो कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, उसके ग्रुप को हमने अरेंज किया, नंबरिंग लगाई और उसके बाद फिर उसको रोटेट किया ताकि 4 नीचे आ जाए। अब ये स्थिति आई है कि ये 2 ये रहा, यहाँ पर 4 आ गया, 1 और 3 इधर आ गए हैं। अब हमने 4 को किया इग्नोर, बाकी 3 को देखा कि वो कैसे अरेंज्ड हैं, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है क्लॉकवाइज अरेंज्ड हैं। तो सेकंड कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है R है, किसके लिए, A के लिए। तो हमें क्या चाहिए 2S, और यहाँ पर हमको क्या मिला है 2 जो है वो R मिला है, तो उसका मतलब ये हमने कैंसिल किया। इसका सेकंड जो कार्बन है यानी तीसरा कार्बन, उसका हमें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने इसको कैंसिल किया है। नेक्स्ट को देख रहे हैं, ये रहा। नेक्स्ट में हम इसको B को हमने यूँ लिखा है, उसके दूसरे कार्बन को लिखा है, और उसके कार्बन को लिखकर हम देख सकते हैं कि अब ये हाइड्रोजन 4th, ये COOH नंबर 2 प्रायोरिटी पे, NH2 नंबर 1 प्रायोरिटी पे, और ये जो बाकी सारा ग्रुप है वो नंबर 3 प्रायोरिटी पे। यहाँ पर भी 4 इस साइड में है, इसको नीचे लाना है, तो हमने इसको पकड़ लिया, हाथ से फिक्स कर लिया। इस पूरे को हमने अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाया ताकि ये 4 घूम के नीचे की तरफ आ जाए, और हम देख सकते हैं जब हमने इसको घुमाया तो 4 आया इधर, 1 घूम के गया इधर, और उसी तरह से ये जो 3 था एंटी क्लॉकवाइज घूमने से इधर आ गया है। अब इस जो नया अरेंजमेंट हमको मिला है कौन से कार्बन का, 2 कार्बन का, किस मॉलिक्यूल का, B मॉलिक्यूल का, तो हम उसका अरेंजमेंट देख लेते हैं। तो हमने अरेंजमेंट देखा 1 2 3 इनका, सो दिस कम्स आउट टू बी S। तो हमें ये उम्मीद हुई कि ये अगर S है तो इसको देख लेते हैं, क्योंकि इन्होंने 2S मांगा हुआ है। और एक चीज़ और देखिए, जैसे यहाँ पर ये वाला कार्बन देखिए और ये वाला कार्बन देखिए, ऊपर वाला कार्बन एकदम एक जैसे हैं। ये देखिए दोनों ही, इधर लेफ्ट में H है, इधर यहाँ राइट में H है और लेफ्ट में NH2 है, ऊपर COOH है और नीचे की तरफ जैसे CHOH CH3 ये वाला है। तो उसका मतलब अगर हमने इसका S निकाला है तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन S ही है। अब देखते हैं कि नीचे वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो यही मॉलिक्यूल लिया है और इसको इधर इस प्रकार से लिखा हुआ है हमने, देखिए ये CH3, देन देयर इज़ H, ये रहा, यहाँ OH ये रहा, और बाकी जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल है वो NH2CH COOH, तो उसको हमने इस प्रकार से लिखा है। प्रायोरिटी हाइड्रोजन की सबसे लीस्ट है तो 4 इसमें लगा, ऑक्सीजन के साथ कार्बन जोड़ा हुआ है। फर्स्ट इस ग्रुप को नंबर 1, यहाँ NH2 आगे है तो नंबर 2, यहाँ C के बाद सिर्फ हाइड्रोजन है तो ये नंबर 3।
तो ये इस तरह से हमने देखा इसके अरेंज्ड हैं कौन सा कार्बन। दिस इज़ कार्बन नंबर 3, जो ये वाला कार्बन है, ये भी ऐसे। सो एंड इसका ये कॉन्फ़िगरेशन हम निकालना चाह रहे हैं। अब 4 है इधर की तरफ, 4 इधर की तरफ है, उसको नीचे लाना है। और उसको नीचे लाने के लिए इसको हमने पकड़ के एक हाथ से रखा, दूसरे हाथ से इसको घुमाया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कि 4 जो नीचे आ जाए। 4 नीचे आते ही, घुमाते ही आप 1 जो है वो इधर की तरफ आ जाता है। और ये जो घुमाया हमने 4 नीचे आ जाए तो ये 3 जो घूम के ऊपर चला जाता है। तो अब हम इस जो 1 2 3 को देखते हैं कि कौन से डायरेक्शन में है। हम देख रहे हैं कि दिस इज़ इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एस, और हमने 4 को इग्नोर किया है। 4 को हम हमेशा ही इग्नोर करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो 3 जो ये बी है उसका जो 3 कार्बन है उसका कॉन्फ़िगरेशन एस है, और जो 2 कार्बन था उसका भी एस ही था। सो दिस इज़ एस एंड दिस इज़ एस। उसका मतलब ये तो नहीं था, ये भी नहीं है। अब उसका मतलब कितना वर्कआउट करें, लेकिन सी तक पहुंचते ही हमने देखा ये दोनों सेम हैं, तो उसका मतलब ये इसका तो कॉन्फ़िगरेशन होगा एस। अब हमको सिर्फ इसका निकालना है। अब इसको ध्यान से देखिए। अब देखिए कि ये और ये सेम है, सो दिस इज़ एस, राइट। और ये देखिए OH इधर है, यहाँ OH है, ये H और ये H, ये CH3, ये CH3। अब इसको ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि ये जो कार्बन है और ये कार्बन है, ग्रुप सारे सेम सेम है, लेकिन इसमें अरेंजमेंट एकदम मिरर इमेज वाली है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक है। ये OH राइट में, OH लेफ्ट में, ये हाइड्रोजन लेफ्ट में, ये हाइड्रोजन राइट में। तो दोनों जब ऑपोजिट हैं, हमको फिर आगे फर्दर इस तरह की प्रोसेस को दोहराने की ज़रूरत नहीं होती है। हमने यहाँ S देख लिया, उसका मिरर इमेज हिस्सा यहाँ पर है, तो ये है R। और उसके बाद हमने ये देखा ये दोनों एकदम सेम है, लेफ़्ट में NH2, लेफ़्ट में NH2, ये ऊपर OH और राइट में H, दोनों में सेम है, तो उसका मतलब दिस इज़ S। यानी हमने जैसे ही B को पूरा वर्कआउट किया और ये पता पड़ा कि ये तो है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ हमने उसके साथ ही देख लिया कि जो C वाला ऑप्शन है उसके जो कार्बन है उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। फिर भी सी को इस तरह से वर्कआउट किया हुआ है। हमने सी के 3rd वाले कार्बन को इधर वर्कआउट किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि उसी प्रोसेस से ये आर इसका कॉन्फ़िगरेशन आया है। सो दैट मीन्स द आंसर इज़ सी, जो कि 2s एंड 3r कॉन्फ़िगरेशन के अनुसार है। आइए हम देखते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हमें मालूम होनी चाहिए। एपीमर्स आर डायस्टेरियोआइसोमर्स दैट कंटेन more than one chiral center but differ from each other in the absolute configuration at only one chiral center. एपीमर्स ऐसे डायस्टेरियोआइसोमर मतलब ऐसे ऑप्टिकल आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज या प्रतिबिंब रूप नहीं हैं और उनके एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हैं, लेकिन एपीमर्स हम उन्हीं को कहेंगे जो केवल एक कायरल कार्बन में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, बाकी उनके सेम होते हैं। सो विद दिस नॉलेज लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। C2 एपीमर ऑफ D ग्लूकोज इज, तो C2 एपीमर कौन सा है D ग्लूकोज का? इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, D मैनोज, D फ्रुक्टोज, D गैलेक्टोज, D गुलोज एट्सेट्रा। अब देखिए जो फ्रुक्टोज है, फ्रुक्टोज में C2 ये है, तो फ्रुक्टोज आप D ग्लूकोज का C2 एपीमर नहीं कह सकते, तो हमने जो ऑप्शन ऑप्शन बी है उसको कैंसिल आउट कर दिया। जो D ग्लूकोज होता है उसका जो एपीमर होता है वो D मैनोज होता है, ये याद रखिए। लेकिन यहाँ पर जो है उसके स्ट्रक्चर्स हम यहाँ दे रखे हैं, देखो दिस इज़ D ग्लूकोज एंड ये OH ऑन द राइट दूसरे वाले कार्बन पे और OH ऑन द लेफ्ट दूसरे वाले कार्बन पे, तो दिस इज C2 कार्बन नंबर 2 पे दोनों का कॉन्फ़िगरेशन एक दूसरे से डिफरेंट है। बाकी का देखिए, बाकी D मैनोज और D ग्लूकोज का ये हिस्सा सेम टू सेम है। तो एपीमर्स वो
जो बाकी उनके पास बहुत एक से ज़्यादा कैरल सेंटर्स होते हैं, आप देख ही रहे हैं एक से ज़्यादा कैरल सेंटर्स हैं, लेकिन किसी एक में उन दोनों का डिफरेंस रहता है। तो इन्होंने मांगा है C2, तो C2 इन दोनों का डिफरेंट है, बाकी सेम है। तो डी मैनोज, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन गैलेक्टोज के साथ ले सकते हैं। डी गैलेक्टोज, डी यानी जो सबसे नीचे वाला जो कार्बन होगा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूले में, उसमें OH राइट हैंड साइड में है, तो डी आइसोमर हैं ये सारे। और उसके साथ ही आप देख सकते हैं जो गैलेक्टोज है, गैलेक्टोज में ये देखिए ग्लूकोज, ये ग्लूकोज डी ग्लूकोज सेम सेम, लेकिन C नंबर 4 पे ऑपोजिट, यहाँ पर OH लेफ्ट में है, यहाँ OH राइट में है, बाकी यहाँ देखिए सेम। तो ये आप याद रखिएगा कि डी गैलेक्टोज जो है डी ग्लूकोज का एपिमर तो है, लेकिन वो C4 पे है, और डी मैनोज C2 पे है। इतना स्ट्रक्चर के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये है डी ग्लूकोज जिसका स्ट्रक्चर यहाँ दिया हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं आंसर इज A, that is D mannose. Thank you for being with me.